फर्स्ट जो पार्ट पढ़ा था वो कंप्यूटर का परिचय था, जिसमें कंप्यूटर संबंध में कैसा दिखता है, क्या क्या इसके उपकरण होते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। दूसरा था वो था कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें क्या था, इनपुट है, आउटपुट है, ये सिस्टम थे, मेमोरी थे। तो ये तीन चीजें हमने उसमें पढ़ी थी कंप्यूटर सिस्टम में। तीसरा जो पार्ट है वो था आपके ये क्या नाम है, ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें आपने क्या पढ़ा कंप्यूटर को जानने में कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम किसको कहते हैं। ठीक। दूसरा था कि जो जीयूआई होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी जो आपको चित्र दिखाई देते हैं, जो एरो दिखाई देता है, फोल्डर फाइल वगैरह जो दिखाई देता है ना, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, जीयूआई में आते हैं। ठीक है। उसके बाद जो चौथा पार्ट है वो आपका है इंटरनेट का परिचय। इंटरनेट का परिचय का मतलब क्या है कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट के माध्यम से कैसे हम सूचना प्राप्त करते हैं, इंटरनेट की जो सुविधाएं वो किस प्रकार से जो है ग्राहक लेता है, वो किन से खरीदता है, इसके बारे में हमने देखा था। लेकिन फिर भी एक बार फिर वापस फोकस करते हैं इसमें। तो जो इंटरनेट है ना, उसको हिंदी में बोलते हैं सूचना का सुपर हाईवे। ठीक है। मैंने उदाहरण के तौर पे आपको बताया था कि अगर कोई भी घटना होती है राजस्थान में या कोई दिल्ली में, तो उसकी तुरंत जानकारी गांव की आदमी तक पहुंच जाती है। वो पहुंचती है किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है। अखबार और न्यूज़पेपर वगैरह में तो बाद में आता है, लेकिन उससे पहले लोगों के पास सूचना पहुंच जाती है। ठीक है। दूसरा है इंटरनेट सर्वर, आईएसपी, क्लाइंट। जो ये होता है ये क्या करता है, देखो जो सबसे पहले जो सर्वर होता है, सर्वर में यूं मान के चलो कि इंटरनेट का सबसे ज्यादा जो डेटा है, डेटा का मतलब जीबी है ना, टीवी, ये सब उसमें पड़ा हुआ रहता है बहुत ज्यादा मात्रा में। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो सर्वर है, आप सुनते हो कि सर्वर डाउन हो गया, मतलब एक प्रकार से उस पर ज्यादा यूजर चले जाते हैं। यूजर का मतलब ज्यादा व्यक्ति उस पर जाते हैं, तो वो क्या है, लोड हो जाता है, वो हैंग होने लग जाता है, इसलिए सर्वर डाउन चलता है। उसके बाद आईएसपी, आईएसपी होता है सर्वर और ग्राहक के बीच में जो सुविधाएं देता है। जैसे मान लो किसी का इंटरनेट खत्म हो गया, तो वो जियो की सिम, एयरटेल की सिम, तो ये आईएसपी है ना, वो आईएसपी क्या है, एयरटेल की सिम है, जियो की सिम है, बीएसएनएल की सिम है, बीएसएनएल की सिम है, ठीक है, वोडाफोन की सिम है। तो ये होता है आईएसपी। आईएसपी का जो पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट की सेवा देने वाला इदारा। ठीक है। और क्लाइंट होता है वो ग्राहक होता है। जैसे ग्राहक का इंटरनेट खत्म हो जाता है तो वो सीधा किससे संपर्क करता है, आईएसपी के। आईएसपी के पास वो अपने रिचार्ज को पहुंचाता है कि मैंने रिचार्ज कर दिया, तुरंत प्रभाव से वो आईएसपी सर्वर से इंटरनेट खरीद कर उस व्यक्ति तक पहुंचा देता है। ठीक है। तो सर्वर, आईएसपी और क्लाइंट, ये तीन जो है वो आपके इंटरनेट की सेवाएं देने वाले होते हैं। उसके बाद हमने बताया था कि www, हम यह क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है, जिसके माध्यम से कोई भी सर्च करते हैं ना इंटरनेट पे, तो इसी के माध्यम से करते हैं। ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था आपको ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसके बाद है मोडेम होता है। एक मोडेम क्या काम करता है कि यह एक टेलीफोन लाइन से जुड़ा होता है। मतलब जैसे मान लो यहाँ पर एक कंप्यूटर है, ठीक है, और यहाँ पर आपका सर्वर है, ठीक है, ये इंटरनेट के माध्यम से, तो इन दोनों के बीच में एक मोडेम लगाया जाता है। इसको बोलते हैं मोडेम। क्या बोलते हैं, मोडेम। तो ये क्या करता है कि ये यहाँ से टेलीफोन लाइन के माध्यम से ये तो करता है एनालॉग टू डिजिटल, एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम करता है मोडेम, और फिर ये डिजिटल टू एनालॉग ये करता है। ठीक है। ए टू जे, ए टू डी, एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग, यानी इधर से जाएगा, इसमें रिफ्रेश होगा, फिर ये एनालॉग टू डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करके इंटरनेट को चलाएगा आपके कंप्यूटर में। ये होता है मोडेम, जो ऑफिस वगैरह में लगाया जाता है। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था वाईफाई। वाईफाई एक इंटरनेट की सुविधा देने के उपयोग हेतु बनाया गया है। ये मोबाइल ऐप में इसका ऑप्शन होता है। वाईफाई का जो पूरा नाम होता है वो होता है वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस का मतलब होता है इसमें कोई वायर नहीं लगा हो,
ठीक है, वायरलेस फिडेलिटी। तो इसमें क्या होता है कि यह हॉटस्पॉट के माध्यम से वायरलेस से कनेक्ट हो जाता है। जैसे मान लो किसी के पास इंटरनेट खत्म हो गया है तो वो अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन कर देगा, तो जो वाईफाई जो चालू करने वाला है यानी जो इंटरनेट लेने वाला है तो दूसरे से उधार ले लेता है अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक है, इसके बाद इंटरनेट के माध्यम से आगे पढ़ेंगे। मैंने एक बताया था आपको 3G 4G 5G, तो ये जो इंटरनेट की पीढ़ियां हैं, तो अभी चल रही है 5वीं पीढ़ी। 5वीं पीढ़ी का मतलब है कि हाई टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी इंटरनेट का उपयोग किया जा रहा है। तो जो ये 3G 4G और 5G है, तो इसमें जी का जो अर्थ होता है ना, वो होता है जनरेशन। जनरेशन का मतलब पीढ़ी होती है। ठीक है, कंप्यूटर को 5 पीढ़ियों में डिवाइडेशन किया गया था। मैंने बताया था आपको कि एक तो 1946 या 1942 से मान के चलते हैं, लगभग अलग अलग किताबों में अलग अलग है, लेकिन ध्यान रहे कि ये जो प्रथम पीढ़ी थी वह जो 1942 से 1954 के मध्य चली थी। फिर 54 से 65 के मध्य, फिर 65 से 75 और 75 से 85 और 85 से अब तक ये 5 पीढ़ियां चलाई गई थी। ठीक है, तो पहले की जब बात करते हैं तो पीढ़ियों में आपने देखा था कि जैसे मालूम मैंने बताया था कि आपको एक बड़ा कंप्यूटर मिलेगा, फिर कंप्यूटर को क्या ठंडा करने के लिए उसमें फैन लगाए जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, और उस पीढ़ी के लिए उसका आकार छोटा होता गया। वर्तमान है आप लैपटॉप और आपका मोबाइल फोन इसका यूज करते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है। ठीक है, तो ये इसमें इंटरनेट का आपको बता देते हैं। एक मैंने इंट्रानेट बताया था आपको। इंट्रानेट में क्या था? इंट्रानेट में क्या था कि जैसे पुलिस और आर्मी, ये दोनों इसका उपयोग करते हैं ओकी टोकी के माध्यम से। किसके माध्यम से? ओकी टोकी के माध्यम से। इनके पास कोई इसमें लीड वगैरह नहीं होती, मतलब ये एक प्रकार से वायरलेस होता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, ये कनेक्टेड रहते हैं और आम आदमी इसको उपयोग नहीं कर सकता। किसी संगठन या जो संगठन या कोई संस्था है उसके माध्यम से ही इसका उपयोग किया जा सकता है, उसी के कर्मचारी इसका उपयोग कर सकते हैं। एक बात नोट करना है कि जो इंटरनेट वाले हैं वो इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। इंटरनेट वाले जो कर्मचारी हैं वो इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सामान्य जन इंटरनेट का उपयोग नहीं कर सकता। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। इसके बाद है किसी वेबसाइट की जो हम वहां तक पहुंचते हैं तो उसका जो होम पेज होता है, देखो आपके पास इंटरनेट है, आपके पास मोबाइल पे इंटरनेट का रिचार्ज कर ले, आपके पास इंटरनेट आ गया। अब आपको क्या करना है कि इंटरनेट चलाना है, तो वो चलता है किससे? वो चलता है आपके ब्राउजर से। किससे चलता है? ब्राउजर से। अब ये ब्राउजर कौन कौन से होते हैं? तो ब्राउजर सबसे जो मनपसंद है होता है जो आम जनता का है वो है क्रोम। ठीक है, गूगल क्रोम इसको बोलते हैं, गूगल के द्वारा इसको बनाया गया है इसमें गूगल क्रोम। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं तो दूसरा है फायरबॉक्स, मोजिला फायरबॉक्स इसको बोलते हैं, मोजिला फायरबॉक्स। ठीक है, इसके बाद और भी हैं जैसे ओपेरा मिनी है। इसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो बनाया गया है MS EDGE। ठीक है, इसके बाद है सफारी, ये एप्पल के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार के बहुत सारे हैं ब्राउजर, अलग अलग होते हैं जिसके अलग अलग, लेकिन सबसे ज्यादा जब बात आती है तो गूगल क्रोम को सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाता है। इसके बाद मोजिला फायरफॉक्स वगैरह, ओपेरा मिनी और EDGE है। ठीक है, इसके बाद जब आपके पास इंटरनेट आ गया तो चलो यहाँ जैसे मान लो आपने ये इंटरनेट मान लिया भाई ये हमारे पास इंटरनेट है, तो इंटरनेट के बाद आप क्या करोगे? गूगल प्ले स्टोर से क्या करोगे? आप ब्राउजर डाउनलोड करोगे, गूगल प्ले स्टोर आदि। ठीक है, आता हूँ। ठीक है, आवाज लगा लीजिए, आप ऊपर आओ। ठीक है, तो गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी और MS EDGE और सफारी। इसके बाद जब आपने डाउनलोड कर लिया तो आप गूगल में कोई भी चीज सर्च करना चाहोगे
तो फिर आप क्या करोगे, सर्च इंजन पे आओगे। क्या करोगे, सर्च इंजन पे आओगे, तब जाके आप इसको सर्च कर सकते हो। अब सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं, तो सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं, जो सबसे ज्यादा मनपसंद होता है वो होता है आपका गूगल। क्या होता है, गूगल। फिर इसके बाद होता है याहू। क्या होता है, याहू। फिर इसके बाद होता है बिंग, ठीक है। फिर होता है आस्क। ये इस प्रकार के जो आपके है ना, क्या होते हैं, गूगल सर्च इंजन होते हैं। ये क्या होते हैं, सर्च इंजन, जिनके माध्यम से आप किसी भी वेबसाइट को खोज सकते हो, ठीक है। सर्च इंजन के बाद जब आप फर्स्ट पेज आता है ना आपका, तो उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, इसका जो डैशबोर्ड, जैसे आप गूगल ब्राउजर डाउनलोड करोगे, ब्राउजर डाउनलोड करने के बाद जब आप इसको गूगल पे सर्च करोगे ना, तो वो आपका कहलाता है आपका होम पेज। क्या कहलाएगा, होम पेज इसका कहलाएगा। जब इंटरनेट का पहला पेज आएगा ना, उसको क्या बोलेंगे हम, होम पेज, ठीक है ना। होम पेज में जैसे मान लो ये वाला जो तीर आता है और ये वाला तीर आता है, इसका मतलब क्या होता है, और एक ये वाला होता है और एक ये वाला होता है। अब इसको क्या क्या बोलते हैं, देखो इसको तो जो बोलते हैं, इसका मतलब है हम जो वेबसाइट में गए हैं ना, उससे पीछे आना, ठीक है, बैक आना, ठीक, बैक वाला है, बैक स्पेस ही है, तो इसको बोलते हैं हम अंडू। क्या बोलते हैं, अंडू, यानी पीछे आना। और ये क्या है, आगे जाना, ठीक है, आगे वेबसाइट पे जाना, तो हम इसको बोलेंगे रेडू। क्या बोलेंगे, रेडू। अंडू यानी पीछे आना, और रेडू का मतलब आगे जाना, ठीक है। और ये जो ऑप्शन है, ये तीर वाला जो चारों तरफ होता है, तो क्या होता है, रीलोड का। क्या होता है, रीलोड, यानी मुझे अगर पेज में एरर आ जाती है, किसी प्रकार से पेज रुक जाता है, तो आप इस पे क्लिक करके क्या कर सकते हो, आगे जा सकते हो, ठीक है। तो ये इसका होता है होम पेज पे। इसमें एक होता है बुकमार्क। बुकमार्क का मतलब क्या होता है कि यदि आपने सर्च इंजन पे कोई सा भी, आपने गूगल ले लिया, क्रोम ले लिया, मतलब क्रोम ब्राउजर पे अगर आप उपयोग कर सकते हो गूगल पे, तो आप अगर किसी वेबसाइट को दिन में 10 से 20 बार खोलते हो, तो बार बार आपको वेबसाइट नहीं डालनी पड़े, और क्या करो आप बुकमार्क पे जाके उस पर क्लिक करते सीधा उस वेबसाइट पे पहुंच जाए, तो वो होता है बुकमार्क। यानी मैंने एक बार खोली साइट, मैंने सेव कर दिया, तो मतलब बार बार उस पर क्लिक कर दूंगा, सीधा खुल जाएगा, ठीक है, ये होता है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं ईमेल की। ईमेल में क्या होता है, देखो ईमेल से पहले अपन क्या करेंगे, टॉप लेवल डोमेन नेम है, उसके बारे में देखेंगे। इसको हटा देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन कौन कौन से हैं, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। देखो सबसे पहले होता है आपके .com, ये तो आपने देखा है, ठीक है, सब वेबसाइट के पीछे लगता है ये। इसके बाद है .education, तीसरा है .net, .org, .in, .gov, .mil, ठीक है। तो देखो .com का तो मतलब होता है, कॉम का मतलब होता है कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब क्या होता है, कॉमर्स का मतलब होता है व्यापार, होता है ना, व्यापार। तो ये .com लगता है, इसका मतलब व्यापारिक कोई भी संगठन या कोई संस्था है जिसने एक डोमेन खरीद लिया है जो व्यापार करता है, ठीक है। इसके बाद है .edu, एजू का मतलब होता है एजुकेशन। एजुकेशन किससे है, शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। कोई भी शिक्षा का संस्थान है तो अपनी वेबसाइट बनाएगा और उसके पीछे क्या कर देगा, .edu डाल देगा, ठीक है, तो एजुकेशन से संबंधित हो जाएगी। ये ध्यान से पढ़ना, इसको क्वेश्चन पूछते हैं इसमें ना। इसके बाद है .net, नेट का मतलब होता है नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब जैसे BSNL है, जियो है, तो क्या है, लाइनें बिछाते हैं टीवी केबलों की तरह, तो लाइनों का जो जाल करते बिछाते हैं, उनको लिए क्या करना पड़ेगा, उनको .net की वेबसाइट खरीद सकते हैं वो, ठीक है। खरीद कोई से भी सकते हैं, लेकिन उनकी एक प्रकार से वो बना रखी है इन्होंने श्रेणियां, कि ये जैसे नेटवर्क का काम करने वाला नेटवर्क का कर सकता है, एजुकेशन वाला एजुकेशन में, और कॉमर्स वाला कॉमर्स में। इसके बाद है .org का मतलब होता है संगठन, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, इस प्रकार के जो संगठन बने हुए हैं ना, तो संगठन क्या करेंगे, ORG का उपयोग करेंगे, ताकि वो पहचानने में आ जाए इनका संगठन है।
डॉट इन का मतलब सामान्य व्यक्ति इसका उपयोग कर सकता है। कौन? सामान्य। अब इनका डॉट इन का मतलब होता है इंडिया। क्या होता है? इंडिया। ध्यान रखना इसका। इसके बाद डॉट जीओवी किसके लिए है? डॉट जीओवी है सरकार की कोई भी एक संस्था होगी सरकारी, जो सरकारी कार्यालय होंगे या सरकारी विभाग होगा, वो डॉट जीओवी लगा सकता है। आपने देखा होगा राजस्थान डॉट जीओवी डॉट इन लगता है, तो ये गवर्नमेंट के लिए। जीओवी इस मतलब क्या है? गवर्नमेंट है, गवर्नेंस। इसके बाद एमआईएल का मतलब है, एमआईएल का मतलब मिलिट्री। क्या है? मिलिट्री। मिलिट्री का मतलब सेना। सेना में कौन कौन सी सेना आती है? जल, थल और वायु। ये तीनों की तीनों सेना की कौन सी डोमेन खरीद सकती है? मिलिट्री वाली। तो ये समझ में आया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है। अब जैसे मान लो कोई भी एक उदाहरण लेते हैं वेबसाइट का, तो कौन सी वेबसाइट होगी? देखो इसका पूरा जो पूरी वेबसाइट होती है HTTPS, ठीक है, स्लैश, इसके बाद http.www, यहाँ से ले लो, कोई बात नहीं, यहाँ से जाता है www.google.com। ठीक है, ये इसका होम पेज होता है किसी वेबसाइट का। तो ये गूगल का हमने ले लिया। अब देखो इसमें ये तो हमेशा हर वेबसाइट के पहले रहेगा, ये तो प्रथम है। HTTP का मतलब ये प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल मतलब इसके बिना स्टार्ट नहीं होगा वो, ठीक है ना। तो ये प्रोटोकॉल है। इसके बाद www मैंने बताया था, वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूरा नाम होता है गूगल। अब ये जो गूगल है ना, ये सर्च इंजन है, लेकिन हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो केवल इस स्थान पर ही चेंज कर सकते हैं। इस स्थान को ही हम चेंज कर सकते हैं। जैसे बीएड का फॉर्म भरता है तो पीटीटी का फॉर्म भरता है, बीएसटीसी का भरता है तो बीएसटीसी वाला, नर्सिंग वाला है तो जीएनएम का, हेल्थ ऑफिस का ना। इसके बाद ये जो .com लगा हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन नेम। तो ये जो .com है, .com में से हम किसी को भी खरीद सकते हैं। ये हमारी इच्छा के ऊपर है, हम कौन सा खरीदना चाहते हैं। इसके लगते हैं पैसे, मंथली और ईयरली। ठीक है, 5 साल के लिए खरीदना है तो उस हिसाब से अलग अलग पैसा लगता है। जो ज्यादा यूज होता है उसकी हाई रेट होती है, जो सबसे कम उपयोग में लिया जाता है उसकी रेट कम होती है। ठीक है, इसको पेज लिया जाता है, उसको डेवलप किया जाता है, उसमें पेज डाले जा सकते हैं। आप देखते हो कि ये जो अधीनस्थ बोर्ड है, तो ये जब कोई वैकेंसी आती है उसमें नोटिस डाल देता है कि आपके एडमिट कार्ड इतनी तारीख से निकल जाएंगे। तो उस प्रकार की पूरी सुविधाएं कौन देता है? वो जो क्या है, होम पेज पे जो देता है ना, वो नेटवर्क डोमेन नेम ही देता है। जिसको खरीदता है उसको अलग से पैसे लगते हैं, डेवलप करने का काम करता है। ठीक है, तो ये आपके क्या होता है? सर्च इंजन। सर्च इंजन में ये याहू, सर्च, गूगल, याहू, बिंग, आस्क, और ये होता है जिससे के माध्यम से हम मतलब सर्च कर सकते हैं। इसके बाद HTTP इसका जो है इसका सिक्योरिटी होती है, इसके बिना ये स्टार्ट नहीं होता है। www का मैंने बता दिया। गूगल, इसमें हम नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो दिनेश है तो दिनेश का नाम डाल सकता है, dinesh.com भी कर सकता है, दिनेश बूंदी भी कर सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी.com भी कर सकता है। इस प्रकार से आप इसमें गूगल की जगह पर आप चेंज कर सकते हैं। तो इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट होता है इसको तो बोलते हैं हम प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं इसको? तो प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब सिक्योरिटी। ठीक है, इसके बिना स्टार्ट नहीं होगा। दूसरा होता है ये, इसको बोलते हैं हम सब डोमेन। क्या बोलते हैं? सब डोमेन नेम बोलते हैं इसको, सब डोमेन। और डोमेन तो ये है ही सही, डोमेन ये वाला है, डोमेन नेम ये वाला है। और जो बीच वाला है ना, उसको बोलते हैं हम होस्ट नेम। यहाँ पे ले लो इसको, होस्ट नेम। और ये हो गया आपके टॉप लेवल डोमेन, ठीक है, ये टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं इसको। तो ये इस प्रकार से एक आप पहचान सकते हो ना वेबसाइट को। वेबसाइट में क्या होगा? HTTPS होगा, स्लैश होगा, www होगा, .google.com। अभी गूगल की जगह कोई सी भी नाम दे सकता है, तो आपको इसे पहचानना है। अभी .com इधर बीच में दे दे तो आप पहचान लोगे भाई तो गलत है। .com किधर लगता है? लास्ट में लगता है। .com की जगह इनमें से कोई सा भी दे दे तब भी आपको पहचानना है। ठीक है ना, इनमें इनके बीच में क्या है? डॉट लगा रहता है। ठीक है, एक सही ईमेल आईडी की पहचान कैसे की जाएगी? देखो ईमेल आईडी जो बनती है ना, जैसे मान लो गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी है तो उसकी वेबसाइट ईमेल आईडी बनाए तो क्या बोलेंगे हम? जी गवर्नमेंट कॉलेज
बूंदी, ठीक है, @gmail.com। तो इस प्रकार से वेबसाइट रहेगी। ध्यान रखना ये @ है, इसके इस साइड वाला हम चेंज कर सकते हैं और इस वाले को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसमें हम फ्री में अपनी ईमेल आईडी बना सकते हैं, इसको ईमेल आईडी बोलते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, इससे पहले थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। इसमें ध्यान रखना कि यहां तक तो आपको समझ में आ गया ये वाली वेबसाइट, तो ठीक है। अब जहां पर हम आपका ये गूगल वाला जो पेज खुलता है ना यहाँ पे URL पे, तो ये यहाँ पे डालते हो आप www.google, है ना। तो यहाँ पर जो इसका पता डालने का होता है ना, जहां पर हम एड्रेस डालते हैं, तो उसको बोलते हैं हम URL बोलते हैं। जो हम वेबसाइट डालते हैं ना जहां पर, तो उसको बोलते हैं हम URL का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर हम बोलते हैं URL, जहां पर हम वेबसाइट को टाइप करते हैं, उसको बोलते हैं URL, ठीक है। इसके बाद है HTTP का जो पूरा नाम होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ध्यान रखना यहाँ पर यस लगा हुआ है, मैंने यहाँ पे लगाया यस का मतलब होता है सिक्योर, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये सिक्योर, इसका मतलब सिक्योर, इसमें इसका अर्थ पूछ लेते हैं। तो ध्यान रखना, इसमें पूरा नाम पूछेंगे ज्यादातर, और ये कहाँ पे डाला जाता है चीजें पूछ लेते हैं। इसके बाद ध्यान रखना, हम जब भी वेबसाइट डालते हैं, ये वेबसाइट मान के चलो, ये वेबसाइट आती है, इसकी जगह हम चाहे ना तो इसको नहीं डाले और क्या डाल दे IP। तो इसको वेबसाइट को हम एक तरह से IP भी बोलते हैं। और IP का जो पूरा नाम होता है ना, वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। अब ये इसकी जगह कन्वर्ट कर देते हैं कभी कभी, तो ध्यान रखना, केवल आपको तो लिखना कुछ नहीं है, टिक ही करना है वहां। तो वेबसाइट का आपको ध्यान रह जाएगा, ऐसी वेबसाइट होती है और प्रोटोकॉल बनता है वो ऐसे बनता है, जैसे मान लो 198 225 100 और ये 01, तो इस प्रकार से रहेगा। तो इस प्रकार से अगर कोई भी IP आ जाए तो इसको ध्यान रखना भाई, हाँ ये भी एक तरह से क्या है, ईमेल, मतलब ये भी एक तरह से सर्वर है, ठीक है। ये भी एक URL है, ये भी एक वेबसाइट है, ठीक है, ध्यान रह जाएगा नहीं। तो ये IP एड्रेस होता है। अब इसके बाद एक ईमेल का है, इसको बाद में उतार लेना, मैं ईमेल का ही बता देता हूँ आपको थोड़ा। देखो ईमेल यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ये ज्यादा लंबा छोड़ा नहीं इसमें। ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब इसमें ध्यान रखना है कि ये जो सबसे पहले उपयोग की गई थी ना, वो 1993 में की गई थी। सबसे पहले जो बनाई गई थी वो 1993 में बनाई गई थी। इसके बाद इसमें क्या है, हम जब भी किसी वेबसाइट पे किसी को ईमेल करते हैं, तो उसकी जो ईमेल आईडी है वो इस प्रकार से आपको ध्यान रखनी कि ये वाली सही ईमेल आईडी है। ध्यान रखना, ये सारी ईमेल आईडी छोटे अक्षरों में होती है, मतलब स्मॉल लेटर में होती है, बड़े अक्षरों में इसको नहीं लिखा जाता, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है, ये तो कहलाता है आपका लोकल पार्ट। क्या कहलाता है? लोकल पार्ट। और दूसरा कहलाता है आपके डोमेन नेम। ये डोमेन है क्या ऑफिस, ध्यान रखना। डोमेन में और भी होते हैं, डोमेन कौन कौन से होते हैं देखो, और डोमेन बता दो। ये जीमेल की जगह क्या क्या डाल सकते हैं आपके, एक तो yahoo.com या yahoo.in भी डाल सकता है, ठीक है। इसके बाद है hotmail.com, इसके बाद rediffmail.com, ठीक है। इसके बाद outlook.com,
लुक डॉट इन। इस प्रकार से ये चेंज हो सकता है, अगर जरूरी नहीं है कि आप जीमेल ही दे वहां पे, इनमें से भी कोई सा भी दे सकता है, यानी ये भी एक प्रकार से इसी प्रकार के हैं। ठीक है, तो ये पीछे के, लेकिन ध्यान रखना इन सभी के पहले क्या आएगा, @ आएगा। क्या आएगा, @ आएगा। इसको इसके बाद वाला चेंज नहीं कर सकते, इसके पहले का आप चेंज कर सकते हैं, यानी अपनी मनपसंद की आईडी बना सकते हैं। अच्छा, एक व्यक्ति जब किसी ईमेल आईडी को बनाता है तो वो किसी भी नाम से बना सकता है, कितनी भी बार बना सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति जरूरी नहीं कि मेरी ईमेल आईडी एक ही बने, कितने भी ईमेल आईडी बना सकता है। ध्यान रहे, हम किसी को जब भी ईमेल करते हैं तो अगले वाले का क्या, हमें ईमेल का पता याद होना चाहिए। ईमेल का ये जो पूरा पता है ना, याद होना चाहिए, तभी उसके पास जाता है, नहीं तो नहीं जाता। लौट के वापस हमारे पास आ जाता है और बोलता है कि ये जो आपने पते पर आपने मेल किए ना, ये हमको मिला नहीं, ऑनलाइन ईमेल आईडी नहीं बनी हुई है। तो वापस कहाँ फेंक देता है, इंटरनेट पे आपके जीमेल की इनबॉक्स में भेज देता है, ताकि आप उसको देख सको कि फेल हो गई। आई बात समझ में? तो ध्यान रहे कि जिसको भी हम भेजेंगे उसका ईमेल का पता हमें याद होना चाहिए। आप जब भी किसी को कॉल करते हो मोबाइल पे, तो उसका मोबाइल नंबर याद होगा तभी तो जाएगा, तभी उसको कॉल जाता है। नहीं, अगर एक भी अक्षर कम लगा जाए तो क्या करेगा, नॉट रीचेबल, या आपने जो नंबर लगाया है वो गलत है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से वो भी आपको संदेश देता है वापस। तो ध्यान रखना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको क्या क्या ध्यान रखना है। एक तो होता है इसमें कंपोज को प्लस के माध्यम से, चिन्ह के माध्यम से देखा जा सकता है कोई से मोबाइल पे। ठीक है ना, कोई सा मोबाइल होगा वो इंटरनेट के, वो जो जीमेल है उसके बिना नहीं चलेगा, जीमेल उसको डालनी पड़ेगी। अच्छा, ये जो है ना, अब आपसे पूछा जाए कि ईमेल क्या है, ईमेल क्या है और जीमेल क्या है, तो ईमेल और जीमेल में यह फर्क होता है कि जीमेल तो जो बनाई गई है वो गूगल मेल के द्वारा बनाई गई है। गूगल जो है ना सर्च इंजन, ये क्या नाम है इसका, सर्च इंजन है ना, ये गूगल के द्वारा क्या बनाया गया, जीमेल। ये जी का मतलब होता है गूगल मेल। ठीक है, तो ये हमें सुविधाएं फ्री में प्रदान करता है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता ईमेल आईडी बनाने का। ठीक है, तो ये जीमेल है, तो जीमेल का हमें पूरा पता याद होना चाहिए। अब मैं बता रहा था कि कंपोज, अब हम जो जीमेल है वो तो गूगल मेल के द्वारा बनाया गया, और ईमेल का मतलब है, ईमेल में ये जीमेल भी शामिल है, और ये सारी याहू, हॉटमेल, रेडिफ और आउटलुक, ये सारी की सारी ईमेल के अंतर्गत आती है। मतलब ये इन सभी का पिता कौन है, ईमेल के अंतर्गत ही आती है सारी। बाकी तो भाग है, जीमेल, याहू मेल, ये सब डोमेन है। अब ध्यान दे जाएगा, आप जब कभी भी बताएं तो ईमेल ही बताएं कि आपकी ईमेल आईडी बताएं, जीमेल नहीं बताना। क्यों? क्योंकि जीमेल पे उसका अकाउंट ही नहीं, उसने आईडी नहीं बना रखी हो, पता नहीं उसने याहू पे बना रखी हो, तो याहू मेल देना। ये याहू मेल बोलते हैं क्या, नहीं बोलता कोई भी, जीमेल बताना तेरी। ठीक है, तो याहू मेल पे भी हो सकता है। तो इन सभी का जो भाग है ईमेल का, ये सब भाग हैं, ये इसके अंतर्गत ही आते हैं सारे के सारे। ठीक है ना, तो ये ईमेल में आते हैं। अब देखो, कंपोज का मतलब होता है जब भी हम किसी को नया बॉक्स बना के मेल करेंगे ना, नया बॉक्स बनाना, किसी को नया बॉक्स बना के भेजने के लिए, तो कंपोज पे क्लिक कर देंगे तो हमारे जैसे मैसेज किसी को भेजते हैं तो प्लस पे क्लिक करते हैं खुल जाता है ना, तो ऐसे ही ये प्लस करना पड़ता है, कंपोज नया बॉक्स बनाना। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है इनबॉक्स में क्या होता है कि आने वाली ईमेल। ठीक है, आने वाली ईमेल, जैसे मान लो हम किसी को मेल करेंगे तो वो सेंड में आएगा, और कोई हमें मेल करेगा तो किस में आएगा, इनबॉक्स में आएगा। जैसे मैसेज आपको किसी कोई करता है आपको, तो कहाँ आता है, आपके इनबॉक्स में आता है। ठीक है, और किसी को आप सेंड करते हो तो इसमें क्या हो जाएगा, सेंड या सेंड का मतलब आपकी ईमेल आईडी से किसी को मेल करना। ठीक है, भेजना, किसी को ईमेल करना, तो वो भेजने में आ जाएगा, तो सेंड में चला जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद और इम्पोर्टेंट, अभी यहाँ पर ध्यान देना, इसमें से एक नहीं, किसमें बहुत सारे पूछते हैं, ध्यान देना, 2-3 ही पूछ सकते हैं। तो इनबॉक्स में आने वाली, सेंड में जाने वाले, कंपोज का नया बॉक्स में क्या क्या डालना पड़ता है वो अभी आगे देख लेंगे, पहले ऑप्शन देख लो। इसके बाद है इनबॉक्स हो गया, सेंड हो गया। अब एक होता है ड्राफ्ट। क्या होता है, ड्राफ्ट है ना, ध्यान रखना। अब ड्राफ्ट का मतलब होता है अधूरा का मतलब, जैसे मान लो कि मैंने
मुझे दिल्ली जाना है, दिल्ली जाने से पहले मुझे क्या करना है कि कपड़े लेके जाने, एक ड्रेस लेके जानी, तो मैंने कंप्लीट कर लिया, मेरे दस्तावेज सब कंप्लीट बैग कर लिया। लेकिन ट्रेन अभी आने वाली है, 2 दिन बाद आने वाली है, तो मैंने कंप्लीट कर लिया कि जब भी ट्रेन आएगी उठा के जाना है सीधा, वे ट्रेन का वेट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने कंपोज किया, हमने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए ईमेल पे, अपलोड किए केवल अभी भेजा नहीं है, अपलोड कर दिए, सब कंप्लीट कर दिया, 2 में डाल दिया, सीसी में डाल दिया, और सब्जेक्ट लिख दिया कि मेरे को यहाँ मेल करना है, ठीक है। लेकिन अभी उसकी ईमेल आईडी आई नहीं है हमारे पास। उसने बोला है कि मैं कल या कल शाम, आज शाम तक वो ईमेल भेज देगा, उस पर हमें डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी हमारा बन गया तो उसको वहां से काट देंगे, तो कहाँ आके रुक जाएगा, ड्राफ्ट में। ड्राफ्ट का मतलब होता है कि अधूरा मेल, अभी मेरे कंप्लीट नहीं हुआ, अधूरा पड़ा हुआ है। जब मेरा ईमेल आईडी आ जाएगी तो मैं उसको डाल के सेंड कर दूंगा, तो फिर सेंड बताएगा। तो अधूरा जो मेल रहेगा वो कहाँ रहेगा, ड्राफ्ट में रहेगा। समझ में आई ये बात, अधूरा मेल कहाँ रहेगा, ड्राफ्ट में। तो ये अधूरा मेल रहेगा भाई यहाँ पे। इसके बाद आता है इसके ट्रेस, ट्रेस बोल दो या फिर बीन, आजकल इसका नया नाम चेंज करते हैं, बीन। बीन का मतलब होता है रिसाइकल बीन, समझते हो आप। रिसाइकल बीन का मतलब डिलीट करना। अगर हमने इनबॉक्स सेंड ड्राफ्ट में से मेल आईडी डिलीट कर दी, जो डेटा है वो डिलीट कर दिया, तो सीधा कहाँ चला जाएगा, ट्रैश में। ट्रैश का मतलब कचरा पात्र, ट्रैश या बीन। तो ये क्या हो जाएगा, डिलीट। डिलीट का क्या होता है, एक डिब्बा होता है ऐसा, इसमें कचरा पात्र पड़ा होता है, ठीक है। तो डिलीट करेंगे हम किसी मेल को, तो कहाँ चला जाएगा, आपके ट्रैश या बीन में। अब ट्रैश या बीन में जब चला जाएगा तो ध्यान रखना कि यहाँ से आप इसको वापस उठा के ले जा सकते हो, कहाँ पे, इनबॉक्स सेंड या ड्राफ्ट में जाके वापस पटक सकते हो यहाँ से। लेकिन यहाँ से अगर डिलीट हो गया आपका ईमेल तो आप वापस प्राप्त नहीं कर सकते, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे घर पे क्या होता है, घर पे कोई वस्तु अगर हमारे मतलब कचरा पात्र के साथ कहाँ डाल देते हैं, गांव में रखता है ना कचरा पात्र, घर से उठा के और रेवड़ी में डाल देते हैं। तो उसी प्रकार क्या करते हैं कि अगर जब हमें आवश्यकता हो कि हमारा पेन वहां चला गया तो पेन उठा के वापस ला सकते हैं। लेकिन अगर वो वहां से उठा के ट्रॉली में भर के खेत में डाल दिए तो फिर कहाँ ढूंढते फिरोगे, समझ में आई बात, या उसको कोई उठा के लेके चला जाएगा। तो यही सिस्टम इसमें एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि यदि आपने तीनों बॉक्सों में से डिलीट कर दिया तो ये इसमें चला जाएगा ट्रैश या बीन में। लेकिन अगर यहाँ से भी डिलीट हो गया तो कोई नहीं ला सकता फिर उसको, ठीक है। वैसे ही रिसाइकल बिन हम उसमें डेस्कटॉप पे चलते हैं, अगर हमने कोई फाइल या फोल्डर डिलीट कर दी है तो फिर क्या है, रिसाइकल बिन में चली जाएगी। तो वहां से वापस लेके आना रीस्टोर कहलाता है। रीस्टोर का मतलब जहां से वही वहीं पे चले जाए, ठीक है, रीस्टोर हो जाएगी। लेकिन अगर वहां से डिलीट हो गई तो वापस नहीं ला सकते, ठीक है। फिर उसके लिए ला तो सकते हैं लेकिन उसके लिए प्रोसेस लंबा होता है। वैसे जैसे आपका पेन वहां चला गया खेत में तो वापस टीम जाएगी ढूंढने के लिए, अलग अलग जगह ढूंढेगी, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसको क्या है, रीस्टोर करना पड़ता है, रिकवर का डाटा डालना पड़ता है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से रिकवर बहुत सारे तामझाम होते हैं। तो उससे पहले क्या है कि यहाँ तक चेक कर लो, ठीक है, डिलीट करने से पहले इसमें चेक किया जाता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ईमेल में इसका डेटा मैं निकाल लेता हूं, इसमें अच्छा समझ में आ जाएगा, तो मैं कोई चीज नहीं छूटेगी। अच्छा, इसमें अब क्या करते हैं कि जब भी हम कंपोज पे क्लिक करते हैं यहाँ तक ये इसका डाटा, बाकी आप इसमें क्या है, इसमें ऑप्शन दिए जाते हैं कि यदि आपके कंपनी है फोल्डर तो आप फोल्डर और बना सकते हो, ठीक है। तो फोल्डर बना के अपनी अपनी जो फाइल है इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट का बना दिया। तो क्या है, जो इंपॉर्टेंट है इनबॉक्स में आए साइड में किए तो उसको वहां टिक किया और उठा के क्या है इंपॉर्टेंट पे डाल दिया, तो एक फोल्डर के अंदर चला जाएगा, इंपॉर्टेंट का बन जाएगा, सारा वहां डेटा आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जब भी हम कंपोज करते हैं तो इस प्रकार का क्या है, अपने पास क्या है, एक बॉक्स खुलता है। जब मैं हम करेंगे ना किसी को ईमेल तो डायरेक्ट उठा के ईमेल पे डायरेक्ट क्लिक कर दिया। तो पहले हम क्या करेंगे, कंपोज पे जाएंगे, वहां से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, देखो टू होता है, सीसी होता है, बीसीसी होता है। ये यहां से क्वेश्चन आता है। टू का मतलब जिसको हमें मेल करना है उसकी ईमेल आईडी में जो पता है वो यहाँ डालनी है, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना, एक ही ईमेल आईडी नहीं जा सकती, आप कितनी भी ईमेल आईडी इसमें अटैच करके भेज सकते हो, ठीक है। दूसरा सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। क्या होता है, कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी,
कार्बन कॉपी का मतलब होता है कि हमने जितनी आई थी वो तो 2 में डाल दी, लेकिन हमारे पास और भी बच रही है, उसको हम 2 में नहीं डालेंगे, सीसी में डालेंगे। जैसे मान लो एक तो कर्मचारी होता है, एक उसके बड़े अधिकारी होता है और एक सबसे बड़ा अधिकारी होता है। जैसे मान लो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, इसके बाद एसडीएम है, इसके बाद तहसीलदार है, तो तहसीलदार सबको डाल दी, लेकिन एसडीएम को भी साथ में डाल दी, और कलेक्टर है उसको भी क्या डाली, बीसीसी में डाल दी। अब ध्यान रखना इसमें अलग अलग अर्थ होता है। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, ठीक है, कार्बन का सी से चलता है, ध्यान रखना, कार्बन कॉपी, ठीक है। और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें अर्थ समझना, ये यूं ही नहीं बनाए गए, बहुत काम की चीजें है। 2 का मतलब होता है कि सब तहसीलदारों को भेज दी। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई बाबू है कलेक्टर ऑफिस का, तो उसने क्या किया है कि आपको आपकी ग्राम पंचायत, क्या होता है तहसीलदार है, पीडीओ कौन होता है, जो अपने ग्राम पंचायतों के ऊपर काम करता है, वही होता है ना। तो क्या है कि किसी कलेक्टर ऑफिस के बाबू ने क्या किया कि कलेक्टर साहब के आदेश के अनुसार कोई लेटर डाल दिया कि आपके सभी ग्राम पंचायतों में कैंप लगेंगे, ठीक है, कैंप लगेंगे, तो सभी डिस्ट्रिक्ट में चले जाएंगे सारे, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट है, जो बूंदी है, तो बूंदी के डिस्ट्रिक्ट में सभी पंचायतों के पास वो चले जाएंगे। किसके पास, मतलब जो हम करेंगे पहले तो वीडियो करेंगे। वीडियो का मतलब होता है पंचायत समिति का अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, उसके पास हमने मेल किया, तो 5 जो हमारा ब्लॉक है, 5 वीडियो के पास चले जाएंगे। उसके बाद सीसी में डाल दिया, बूंदी जिले के जो भी एसडीएम्स हैं, तो उनके पास वो कार्बन कॉपी में चला जाएगा। और तीसरा है बीसीसी, बीसीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में हमने डाल दिया ब्लाइंड कार्बन कॉपी के आधार पर, ठीक है। तो क्या करेंगे कि ये डाल दिया भाई। अब कोई व्यक्ति या कोई वीडियो या एसडीएम ये नहीं कह सकता कि हमारे पास तो साहब मेल ही नहीं है। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि इसकी सूचना सब वीडियो के पास भी गई है, एसडीएम के पास भी गई है, और भेजा कि नहीं भेजा, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मेल आईडी पे भी गई है, ठीक है। जो व्यक्ति भेजेगा वो सब इसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को तो याद रहेगा इस चीज का कि मेल कर दी। ये यूं नहीं कह सकते कि मेल नहीं की, क्योंकि जवाब में किसका है, साथ में इसके भेजिए। किस किस को भेजिए, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देख सकता है इसकी मेल आईडी चेक करके, अगर नहीं भेजिए तो कह सकता है कि नहीं भेजी तूने, लेकिन उसको पता रहेगा, उसके निर्देशन उसके नियंत्रण में होगा, उसको याद रहेगा कि वास्तव में इसने मेल किया है। कार्बन कॉपी का मतलब होता है, इन दोनों को पता है, 2 में याद रहेगा कि 2 में किस किस को डालेगी, ये दोनों आपस में चेक कर सकते हैं कि सीसी में कौन कौन हमारे एसडीएम साहब है, अब भेजेंगे नहीं भेजेंगे। लेकिन इन दोनों को ये पता नहीं रहेगा कि बीसीसी में किसकी आईडी डाल रखी है। ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा, तो ये दोनों अंधे रहेंगे, 2 और सीसी वाले अंधे रहेंगे, इनको दिखाई नहीं देगा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की भी आईडी डाल रखी है, वो भी हमें देख सकता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। 2 में नॉर्मल सभी को डाल सकते हैं, सीसी में उससे बड़े अधिकारी को डाल सकते हैं, और बीसीसी में सबसे बड़े अधिकारी को डाल सकते हैं, ताकि उन तीनों को निर्देश रहे कि कौन कौन इस मैटर को देख रहा है, किस विषय को देख रहा है, सब इसको चेक कर रहे हैं। कल करते कोई भी अगर समस्या आती है, कोई भी बोले कि हमें तो पता ही नहीं है, तो ये इसका जवाब है कि आपको हमने मेल किया है, मेल चेक किया कि नहीं किया, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका काम है फिर वो चेक करना नहीं करना। लेकिन यहाँ से ऑफिस से चला गया, तो ध्यान रखना 2 सीसी और बीसीसी, तो नाम पूछते हैं, सीसी का मतलब कार्बन कॉपी, बीसीसी का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अच्छा, अब जो ये बॉक्स बनाया है हमने एक, इसकी जो क्षमता है डाटा उठा के लेके जाने की, जैसे एक मोटरसाइकिल है, उस पे 5 आदमी ज्यादा ज्यादा बिठा के लेके जा सकते हैं, बांध के भी ले जा सकते हैं 5 आदमियों को, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना उसमें 10 नहीं आ सकते, आई बात समझ में? तो ध्यान रखना, जब इसके साथ हम किसी डॉक्यूमेंट या किसी फाइल को उठा के भेजेंगे ना, तो वह 25 MB से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितनी MB से? 25 MB से ज्यादा इसकी साइज नहीं होनी चाहिए। चाहे वो 25 MB में आप एक फाइल भेजो या 25 फाइल भेजो या 100 फाइल भेजो, छोटी छोटी या साइज कम करके, तो ये 25 MB में हम इसके साथ भेज सकते हैं। यदि 25 MB से ज्यादा है तो आपने गूगल ड्राइव का नाम सुना होगा, ठीक है। तो 25 MB से ज्यादा अगर कोई फाइल है तो सीधी क्या है, गूगल ड्राइव में जाके सेव हो जाएगी। उसको आप मेल करो या नहीं करो, उसका लिंक भेज दोगे तो अगला उसको वहां उठा के देख लेगा अपनी ईमेल आईडी से, गूगल ड्राइव से, ठीक है। तो ये 25 MB से यदि अधिक है तो वो गूगल ड्राइव में चली जाएगी, 25
MB से कम है या 25 MB तक है तो वो इसके साथ ईमेल के साथ अटैच होके चली जाएगी। ध्यान रखना, क्या होके चली जाएगी? अटैच होके चली जाएगी। और जब भी आपके कंप्यूटर से ईमेल आईडी पर जो डॉक्यूमेंट्स आता है उसको बोलते हैं हम अपलोड। क्या बोलते हैं? अपलोड। ठीक है, आपका कंप्यूटर का डाटा यदि ईमेल पे आता है तो उसको बोलते हैं हम अपलोड। अपलोड यानी ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन आना, ऑफलाइन से ऑनलाइन में डाटा को लेना। आपने कोई फाइल बनाई उसको ईमेल के साथ अटैच करोगे तो ऑनलाइन हो जाएगी, उसको बोलते हैं हम अपलोड। ठीक है, और वह अपलोड है वो किस प्रकार से होता है? वो होता है पैकेट के माध्यम से। किसके माध्यम से? पैकेट के माध्यम से अपलोड होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डेटा आता है वो किसके माध्यम से आता है? पैकेट के माध्यम से क्या होता है? अपलोड होता है। क्या होता है? अपलोड होता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट करके आप इसमें भेज सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या जा सकता है? इसमें देखो फोटो जा सकती है, वीडियो जा सकता है, और इसके बाद PDF फाइल जा सकती है, JPG फाइल जा सकती है, सब डाल सकते हो 25 MB तक। ठीक है, अगर ज्यादा है तो कहाँ चला जाएगा? कहाँ चला जाएगा? गूगल ड्राइव में, वहां चला जाएगा। ठीक है, अब जब हमने ये बना दिया तो अब देखो इसमें कि ये तो एक मेल बॉक्स की साइज मैंने कितने बताए? 25 MB। लेकिन हम जब पूरी बात करें कि मैंने कोई ईमेल आईडी गूगल के माध्यम से बनाई, यानी जीमेल बनाया, तो उस पूरी साइज का जो डेटा है वो कितना आ सकता है, यानी हम उसको कितने GB तक हम स्टोर कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, एक ईमेल आईडी जब आप नया बनाते हैं तो उस ईमेल आईडी के साथ आपको केवल 15 GB तक उसमें स्टोर कर सकते हैं। 15 GB से आप ज्यादा नहीं ले सकते। 15 GB तक आपको ये जो गूगल जीमेल या कोई भी है, तो जीमेल की हम बात करते हैं तो जीमेल आपको 15 GB तक फ्री डेटा रखने का आशीर्वाद देता है कुल मिला के। ठीक है, अगर इससे ज्यादा लेके आते हो तो आपसे पैसे मांगता है कि आपको महीने का 100 रुपए देना पड़ेगा इसको स्टोर करने के लिए, ताकि हम थोड़ा सा डाटा और बढ़ा देंगे आपके। ठीक है, तो ध्यान रखें कि 15 GB एक ईमेल आईडी का पूरा कैपेसिटी होता है सेव करने का, और एक ईमेल बॉक्स के साथ अटैच करके हम 15 GB तक हम इसमें भेज सकते हैं। अब ये ईमेल आईडी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह हैंड टू हैंड अगले के पास पहुंच जाता है। आई बात समझ में? इसका उपयोग क्यों किया जाने लगा? क्योंकि जब कोई भी सरकारी कार्यालय या प्राइवेट कार्यालय अपने दस्तावेज को किसी के पास में भेजता है तो उसको पहले डाक में डालेंगे, वो वहां से जाएगा, वहां उठा के वहां, तो कुल मिला के उसमें 8-10 दिन खर्च हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप जो दस्तावेज भेज रहे हैं तो उसको क्या करें कि पहले स्कैन करें, अपलोड करें ईमेल पे, उसको सेंड कर दें। वो आपने यहाँ से 12:10 पे भेजा, 12:11 पे उसके ईमेल आईडी के बॉक्स में पहुंच जाएगा, इनबॉक्स में। तो फास्ट कौन है? ईमेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, इलेक्ट्रॉनिक डाक है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाक है। अब जो ये चलता है वो किसके माध्यम से चलता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के माध्यम से चलता है। और POP2, POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल में आने वाली मेल और जाने वाली मेल क्या होती है? SMTP। क्या होती है? SMTP। तो जाने वाली लोड करके भेजने का काम किसका होता है? SMTP का। और उधर से जो आएगा वो किसके पास आएगा? POP3 के पास। ये आने वाली ईमेल है, उसको रिसीव करने का काम किसका है? POP3 का। और जाने का किसका है? SMTP का। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। ठीक है, ये आने वाली मेल को सेव करता है। अगर ये नहीं हो ना तो कितना भी भेजो, अगला वाला क्या कहता है? कोई भी मेल प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, तो ये यहां तक आप इसको उतार लें। ठीक है, अब इसमें